प्रदीप भाई, मैं सर पे कफन बांध के घर से चला हूं, और जिस चीज में सुकून मिले, और मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और होगा जो देखा जाएगा, जो ऊपर वाला तय कर देगा वो तो है, जितनी है उतनी तो है, लेकिन जितनी जीनी है उतनी स्वाभिमान से तो जिए। सरकारी जांच केंद्र से तो उसकी जांच होती है, उस जांच को आने में 2 या 2.5 घंटे लगते हैं। फिर गरीब आदमी सोचता है कि मैं इससे अच्छा तो बाहर ही करा लूं, कम से कम 10 मिनट में तो मेरी जांच आ जाएगी। और डॉक्टर्स में आपस में खिंचाव चल रहा है, उसकी वजह से कोई डॉक्टर चैम्बर में नहीं बैठ रहा। अब उनका आपसी विवाद, उस विवाद के चक्कर में आम आदमी क्यों परिणाम भुगते? उसका उसका दुष्परिणाम तो आम आदमी उठा रहा है ना। आपकी मेरी लड़ाई है, आप किसी अच्छे पद पे कार्यरत हो, जनता को आप कुछ सेवाएं दे रहे हो, तो आप मेरी लड़ाई और आपकी लड़ाई को जनता को परेशानी का कारण क्यों बना रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका राजनीति में तो बड़ा नाम नहीं है, लेकिन बात करेंगे किशनगढ़ की जन समस्याओं की कि किशनगढ़ जो कस्बा है उनकी जन समस्याएं क्या हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। सर्वप्रथम तो प्रदीप भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके मंच पर बोलने का। तो मैं अपना परिचय देता हूं, मैं ओमवीर रईसा, प्रदेश महासचिव NSUI, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है। ईसा जी, अभी आपके पास राजनीति में आपने पैर रखा है, लेकिन पैर रखते ही आपने जो समस्याएं उठाई, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देख रहा था, वीडियो में मैंने देखा कि किस तरह से आपने किशनगढ़ की कुछ जन समस्याओं को लेकर खुद ने ही वीडियो बनाई, जो शायद काम हमारा था, लेकिन वो काम किया आपने। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या क्या देखा आपने? मैंने ये समस्या ऐसे ही हवा में नहीं उछाल दी, मैं खुद साक्षी हूँ इस चीज का, मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जब हॉस्पिटल का मामला उठाया, उससे पहले एक हार्ट पेशेंट वहां जाता है दिखाने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए, उसको हार्ट अटैक आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर उसको 10 या 20 मिनट मतलब ठीक ठाक सा इलाज मिल जाए तो बड़े अस्पताल में पहुंच जाए। आप भी मानते हो ना ये बात? जी बिल्कुल। उसको सीधा ही अलवर रेफर कर दिया जाए और फिर उसकी रास्ते में डेथ हो जाए, मेरे परिवार से ही हो, तो आपका दिल झकझोरेगा नहीं? ये बताइए आप मेरे को। एक भाई का मेरे पास कॉल आता है, मैं इतना बड़ा राजनेता तो हूं नहीं, लेकिन समस्या उठा रहा था इसलिए आ गया फोन। उस भाई की पत्नी पेट से थी, गर्भावस्था में थी, वो रात को 1 बजे लेके जाता है उसको। शुरुआत में 1-1.5 घंटे उसको रखते हैं, रख के इलाज भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो चिकित्सा अधिकारी है उनके अभाव में उसको अलवर रेफर कर दिया जाता है, उसकी भी रात में डेथ हो जाती है। मैं आपको उदाहरण, मैं उसकी व्यक्तिगत वो पहचान नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप बताओ, आपका दिल रोएगा नहीं? आपको कचोटेगा नहीं? इस वजह से मैं ये मामले उठा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अगर प्राथमिक उपचार के रूप में अगर ठीक ठाक सा इलाज मिल जाए, ठीक ठाक सी उसको सहारा मिल जाए, तो आगे का जो उसका सफर है वो ठीक ठाक हो जाए और वो उसकी जान बचाई जा सकती है। यहाँ तो सीधा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सीधा अलवर या जयपुर रेफर कर दिया जाता है, यहाँ पे रखते और नहीं है, और रात के समय में तो कोई उपलब्ध और नहीं होता, और कोई व्यक्ति 2 या 4 किलोमीटर से दूर आकर उसकी जेब में 100 या 150 रुपए होते हैं, वो किराया बचाकर जाता है हॉस्पिटल के अंदर, पैदल चल के जाता है। वो टेम्पो या रिक्शा नहीं करता है कि मेरे पैसे ना चला जाए, अपना पेट काटता है, जाता है हॉस्पिटल के अंदर। और डॉक्टर पता नहीं क्या पर्ची पे लिखता है, डॉक्टर की भाषा ना आप समझेंगे ना मैं समझूंगा, या तो डॉक्टर जाने या मेडिकल वाले जाने, तो डॉक्टर उसको बाहर की दवाइयाँ रिकमेंड करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? अब वो दवाइयाँ 800 की भी हो सकती हैं, 2000 की भी हो सकती हैं। अब वो आदमी 150 रुपए लेके आया है, अब वो 800 या 2000 रुपए कहाँ से देगा? आप बताइए मुझे, मैं क्यों ना उठाऊं आवाज? मेरा दायित्व तो बनता है, सब सोए हुए तो मैं भी क्यों सोऊं? मेरा तो जमीर जिंदा है, मैं तो उठाऊंगा आवाज, और जहां तक हो सके आम आदमी की आवाज बनने की कोशिश करो। और प्रदीप भाई, यह जांच केंद्र है, जो कोई भी आम आदमी जांच सरकारी से जांच कराता है, सरकारी जांच केंद्र से, तो उसकी जांच होती है, उस जांच को आने में 2 या 2.5 घंटे लगते हैं। फिर गरीब आदमी सोचता है कि मैं इससे अच्छा तो बाहर ही करा लूं, कम से कम 10 मिनट में तो मेरी जांच आ जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि माहौल ऐसा पैदा किया जाता है कि मजबूर किया जाता है इंसान को, मजबूर कर दिया जाता है। कोई अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर किसी का जुगाड़ है, डॉक्टर उसको जानता है, तो उसकी जांच तुरंत आ जाती है, और आम आदमी के लिए वो जांच 2 घंटे बाद आती है। और दूसरी बात, जांच केंद्र पर 12 बजे तक ही लोग बैठते हैं, 12 बजे के बाद कोई जांच अंदर नहीं जाती। डॉक्टर 2 या 2:30 बजे तक बैठता है, लेकिन फिर भी जांच 12 बजे ही बंद हो जाती है, फिर बाकी 12 बजे के बाद जांचें बाहर ही होती हैं। अब बताओ प्रदीप भाई, मैं बात आवाज नहीं उठाऊं? ये सिस्टम ही ऐसा पूरा बना हुआ है, स्ट्रक्चर ही पूरा ऐसा बना हुआ है, तो मेरी मजबूरी बन रही है
कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं। और डॉक्टर्स में आपस में खिंचाव चल रहा है, उसकी वजह से कोई डॉक्टर चैम्बर में नहीं बैठ रहा। अब उनका आपसी विवाद, उस विवाद के चक्कर में आम आदमी क्यों परिणाम भुगते उसका? उसका दुष्परिणाम तो आम आदमी उठा रहा है ना। आपकी मेरी लड़ाई है, आप किसी अच्छे पद पे कार्यरत हो, जनता को आप कुछ सेवाएं दे रहे हो, तो आप मेरी लड़ाई और आपकी लड़ाई को जनता को परेशानी का कारण क्यों बना रहे हो? जनता तो बहुत सारी, अपना तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत लोग हैं, आप एक हो मैं भी एक ही हूँ, लेकिन जनता तो बहुत सारी है। कितने लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं, लाइन लगी होती है, आपको खूब पता है, आप सारी चीजें जानते हो। तो मैं ये आवाज उठा रहा हूँ। तो बहुत सारी जन समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं। और आप 2019 से केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है, जल जीवन मिशन जी 2019 से चल रही है। तो उसका अब उसको बढ़ा दिया है। तो अपने किशनगढ़ बास जो पंचायत समिति है उसके अंदर 35 या 36 पंचायत ग्राम पंचायत है। उनके अंदर लगभग सभी में जो पानी है, वो जो ऑनलाइन डेटा बता रहा है, उन्होंने पोर्टल पर डाला हुआ है, लगभग सब में 80% पहुंच चुका है। मेरी ग्राम पंचायत की मैं बात करूं, मेरे ग्राम पंचायत में 100% डेटा दिखा रहा है। मैं आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा। 10 या 15 घर के अलावा किसी के पास पानी नहीं पहुंच रहा। और बहुत सारी है, और तल पर आप देखेंगे तो वहां का डेटा 100% हो रहा है। जो उन्होंने की 100% सभी घरों में पानी जा रहा है, ना तो नल की व्यवस्था है ना पानी जा रहा है। और इस चीज के बारे में मैंने आरटीआई लगा रखी है, 1 महीना हो गया, उसकी सारी जांच, मतलब जो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर उसके बाद मैं आपको सारी सच्चाई से आपके चैनल के माध्यम से ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ये बात। जी अब फिर उस भगवान के पास हम जाते हैं, उसकी 1-2 लाख तो सैलरी होगी निश्चित, तो मुझे पता नहीं है, अधिकारी की लाख से तो ऊपर ही होगी। और कोई सामान्य आदमी जो 5-7 हजार रुपए पर महीने के मजदूरी दिहाड़ी करके कमाता है, वो उम्मीद लेके जाता है कि मैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराता हूँ, और फिर उसके पर्ची पे लिखता है दवाई, वो पर्ची बाहर की दवाई रिकमेंड करता है वो, तो उस पर वो 5-7 हजार कमाने वाले व्यक्ति से कमीशन खोरी करता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरा आवाज उठाना जायज बनता है। जिस व्यक्ति के पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है, वो व्यक्ति 5-7-10 हजार रुपए पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति, और इसमें परिवार का करना, जीवनी संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। आप भी जानते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते, मैं भी आता हूँ। तो बताइए मैं कैसे आवाज ना उठाऊं? ये तो हर सरकारी विभाग में लगभग होता होगा। कहीं भी हो, पूरे देश में होता होगा, उससे क्या लेना देना, लेकिन हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारा दायित्व बनता है। अब कई तो नजर फेर लेते हैं, नजर झुका लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी प्रदीप भाई एक बात होती है, बहुत से लोग आवाज नहीं उठाते। हाँ, जैसा चल रहा है जैसा चलने दो। अब मैं आपको भ्रष्टाचार की बातें बताऊं आपको कि भ्रष्टाचार क्या है, मायने क्या है इस चीज के, कि कालाबाजारी इतनी हावी हो चुकी है। अपने यहाँ पे किशनगढ़ बास की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उस पर आप निर्धारित शुल्क से ज्यादा बेचा जा रहा है। उसमें दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें, उस पर भी ज्यादा शुल्क करके बेचा जा रहा है, जो निर्धारित शुल्क होता है उसका। आप ये जांच कर लेना, मेरे पास सारे सबूत है, मैं आपको उनसे अवगत करा दूंगा। दूसरी बात, गैस रसोई की जो भयंकर त्रासदी चली थी, कमी चली थी, सरकार ने उस पर भी सब्सिडी को घटाकर, पहले 9 सिलेंडर हुआ करती थी, अब उसको 4 सिलेंडर कर दिया। उसके बाद सिलेंडर अभी 30 रुपए पिछले 2 सप्ताह पहले बढ़ा दिए सिलेंडर पर। आम आदमी वैसे परेशान है, पीड़ित है। उस पर अगर कोई आम आदमी सिलेंडर लेने जाता है तो उस पर 10-20 रुपए एक्स्ट्रा, जो निर्धारित शुल्क है उससे 10-20 या 25 या 50 एक्स्ट्रा करके पर सिलेंडर लिया जाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप ये बताओ, ये कालाबाजारी नहीं है? तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कहाँ तक गलत है? इसका मैं दुष्परिणाम भी झेल रहा हूँ, लोगों से दुश्मनी ले रहा हूँ, लोगों के टारगेट पे भी आ रहा हूँ, लेकिन होने दो उससे। डर नहीं लगता टारगेट पा रहे हो? प्रदीप भाई, मैं सर पे कफन बांध के घर से चला हूँ, और जिस चीज में सुकून मिले, और मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और होगा जो देखा जाएगा, जो ऊपर वाला तय कर देगा वो तो है, जितनी है उतनी तो है, लेकिन जितनी जीनी है उतनी स्वाभिमान से तो जिए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे हैं। तो भाई प्रदीप भाई, मैं किशनगढ़ वास, मेरा रण है, या जो भी समस्याएं होंगी मैं उनको उठाने का प्रयास करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे लगता है कि आसमान कुछ कम है, और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। कोई कितनी ताकत लगा ले, कितना प्रयास कर ले, मुझको दबाने की कोशिश कर ले, मैं दबने वाला नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ,
लगातार किशनगढ़ के लिए काम करता रहूंगा। महत्वाकांक्षा लेकर मैं आया नहीं हूँ। और जीवन में क्या चाहिए? लोगों को पैसा कमाना है, मुझे लोगों का प्यार कमाना है। मैं तो प्यार कमाने निकला हूँ, आशीर्वाद, मुझे सुकून मिलता है। मैं आवाज उठाता हूँ, किसी की आवाज बढ़ता हूँ। मेरा प्रयास रहता है संभव हर किसी की संभव मदद हो। जी। हाँ, मैं अभी भी किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको मैंने पहले ही एक बात बताई थी, इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज किया जाता है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। किसी के पास कितने पैसे थे, कितना वर्चस्व था, कोई याद नहीं रखता। तो मुझे मेरी लड़ाई हमेशा किशनगढ़ के लिए लगातार रहेगी भाई, बस यही है। और आवाज बढ़ने की कोशिश करना है, बस आम जनमानस की, लोगों की, और लोगों से प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। इससे ज्यादा मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ। आप बताएं अब। अच्छा, यदि कल ही आपको पेश कर दिया जाए, सामने कलेक्टर साहब बैठे हैं और कहे कि जो चीज आप बोल रहे हैं इनको बाई सबूत दो, कि आपके पास क्या सबूत है कि इनके सबूत आप पेश कर सकते हो। प्रदीप भाई, मैं एसडीएम जी के पास भी गया था इन मामले को लेकर। एसडीएम साहब ने संज्ञान लिया है, ऐसा नहीं है संज्ञान नहीं लिया। और जो कलेक्टर साहब है अपने खैरतल तिजारा के, अतुल प्रकाश जी, उनके पास भी मैं गया था इस मामले को लेकर। उन्होंने, आप देख लेना पिछली पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबार तो आप पढ़ते ही होंगे, उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया किशनगढ़ के को। कारण बताओ नोटिस, वो ऐसे ही तो नहीं कर दिया होगा। मैंने मामला उठाया तो तभी तो करा था उन्होंने। फिर मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करने गया और सारी समस्याओं को अवगत कराया। उन्होंने काफी एक्शन लिए। मैं ये नहीं करा सुधार नहीं हुआ, काफी मात्रा में सुधार हुआ है। रईस शाह जी, मैं जहां तक देखता हूं, जिन लोगों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन लोगों के पास भी एक समय आता है। अभी आपने कहा कि देश अब ऐसा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, देश में नेता का बेटा नहीं नेता नहीं बनता। जो जनता की लड़ाई लड़ता है, मैं मानता हूं जनता की लड़ाई लड़ता है, लेकिन जनता के पास एक मौका आता है 5 साल में, और वो अधिकार है वोट का अधिकार। जनता के हाथ में होता है कि वो किसको चुन रही है, क्या कर रही है। क्योंकि जनता उस समय नहीं देखती, जनता उस समय कोई दारू में वोट दे देता है, कोई पैसे में वोट दे देता है, कोई जाति के नाम पर वोट दे देता है। तो क्या आपको लगता है कि ये समाज बदल सकता है या फिर इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है? प्रदीप भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं इसी जो परसेप्शन बना हुआ है जातिवाद, धनवाद, इसकी राजनीति का, मैं इसको बदलने के लिए ही इस संगठन में राजनीति कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो परसेप्शन है ये बदले, लोगों को जागरूक किया जाए। आजकल आप देख रहे हैं लोगों को धर्म और जाति के आधार पर लड़ाया जा रहा है। शिक्षा रोजगार की लड़ाई से दूर हटके जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लोगों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, उनसे हटके अलग तस्वीर आम जनता को दिखाई जा रही और आपस में लड़वाया जा रहा है। तो उस समस्या को लेकर मैं ये बदलना चाहता हूँ कि लड़ाई हो, विचारधारा की लड़ाइयाँ हो, विचारधारा के आधार पर हम किसी का विरोध करें, किसी से व्यक्तिगत द्वेष ना हो, आपस में भाईचारा कायम हो, किसी को लड़ाने का काम ना हो, भाई को भाई से मिलाया जाए, एक दूसरे के बैर को खत्म किया जाए। मैं यही तो चाहता हूँ। और किसी से, मैं आज तक, मेरे दादाजी मेरे को यही चीज सिखाते थे, किसी से भी इतना वो नहीं रखना कि बाद में अगर वो दोस्ती हो जाए, अगर किसी से इतनी दुश्मनी मत रखना कि बाद में दोस्ती हो जाए तो तेरे को पछताना ना पड़े कि मैंने इसके बारे में क्या बोल दिया। तो मैं तो किसी के प्रति कटुता ही नहीं रखता, मेरे तो ऐसे विचार हैं। प्रदीप भाई, मैं सामान्य परिवार से आता हूँ। सबसे बड़ी चीज है जाति, और ना धन ना बाहुबल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर तो रहा हूँ, लोगों की आवाज बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों का प्यार और समर्थन भी मिल रहा है। 36 कौम का मुझे समर्थन मिल रहा है, 36 कौम के लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। चुनाव जीतना ना जीतना एक तो अलग चीज है, लेकिन लोगों का प्यार पाना और लंबे समय तक लोगों के जहन में जगह बनाना, ये सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं ये पूंजी ही जोड़ने आया हूँ। मुझे चुनाव की राजनीति नहीं करनी, मुझे लोगों के लंबे अरसे तक लोगों के दिलों में और जहन में जगह बनानी। मेरा तो प्राथमिक उद्देश्य यही है। मुझे सुकून मिलता है जब कोई पहचानता है और प्यार देता है, बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं, तो उससे मुझे ताकत मिलती है, सबसे बड़ी चीज। और प्रदीप भाई, सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में जाता है तो आसपास परिवार, रिश्तेदार उसको आवारा घोषित कर देते हैं। अगर किसी का एमएलए और मंत्री का बेटा अगर राजनीति में जाता है तो उसको पहली सीढ़ी तो वैसे मिल जाती है वहां से। हमारे पास तो कुछ नहीं है। आप जैसे भाई हैं, आप जैसा मंच है, हम आवाज ही उठा सकते हैं। और ये मैं तो आभारी हूँ कि मैं इस युग में पैदा हुआ, जिस सोशल मीडिया के युग में पैदा हुआ, जिससे मैं मेरी आवाज उठा सकता हूँ और मैं मेरे विचार रख सकता हूँ। इस वजह, क्योंकि पहले ना तो कोई सोशल मीडिया हो करता था, लोग अपने विचार कहाँ रखें और वो वहीं सिमट के रह जाते थे। और मेरे क्रांतिकारी विचार लोगों तक जा रहे हैं, लोगों से प्यार मिल रहा है। और काफी, जब आदमी असफल रहता है, जब कुछ बनता नहीं है, मैं अभी सामान्य हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है, ना मैं सत्ता में हूँ, लोग उपहास का कारण बनाते हैं इसको, ये पागल हो गया है। काफी लोग मेरे ऊपर हंसते हैं
मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं उसको सहन करके भी आगे चल रहा हूँ और लगातार इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। और भाई प्रदीप भाई, मैं अपनी जवानी को दाव पर लगा के आया हूँ इस राजनीति में। क्यों? सफलता की कोई गारंटी नहीं है इसमें, क्योंकि मैं इतने बड़े परिवार से नहीं हूँ कि मैं एमएलए बन जाऊं या फिर मंत्री बन जाऊं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लोगों की आवाज बन, लेकिन जो मिल रहा है वो बोनस से, लोगों को प्यार मिल रहा है, वो बोनस है मेरे लिए। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी पूंजी ही वो है। मैं तो यही कमाने आया हूँ, मेरा उद्देश्य एमएलए बनना नहीं है। और काफी दुख भी होता है भाई कि साथ वाले, जब मुझे कंपैरिजन किया जाता है, मेरे परिवार के लोग कंपैरिजन करते हैं कि तेरे साथ के लड़के वहां जॉब हो गए, किसी का वहां लग गया, किसी का वहां सिलेक्शन हो गया। भाई उनकी अलग जिंदगी है, मेरी अलग जिंदगी है। मैंने खुद ने चुना है मेरे लिए जिंदगी, और मैंने लड़ना तय किया है। कहीं ना कहीं वो भी अच्छा, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, मैं उनसे खुन्नस नहीं खा रहा, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मेरी अपनी लाइफ है प्रदीप भाई, मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मुझे अधिकार है कि मैं अपने तरीके से लोगों की आवाज बनने की कोशिश करूं। मुझे खुशी मिलती है जब मैं ये सब करता हूँ, अंदर से खुशी मिलती है। और मन का हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, मुझे इस चीज की आत्मसंतुष्टि है कि मैंने जो फील्ड चुना है वो मैं खुद करना चाहता हूँ। अगर मैं सफल भी हुआ तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, सुकून रहेगा कि मैंने वो काम किया जो मैं करना चाह रहा था। ये थे मेरे साथ ओमवीर रईसा, जो किशनगढ़ की जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। आपको इनके विचार और जो इनकी कार्यशैली है वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय।